नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 7 भारतीय अर्थतंत्र। विद्यार्थी मित्रों, भारतीय अर्थतंत्र में हम स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थतंत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज से पहले, इस वीडियो से पहले इसका एक भाग आप लोगों तक पहुंच चुका है, जिसमें 4 पॉइंट की चर्चा और प्रस्तावना और बाकी मुद्दों की चर्चा हुई है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम ये जो 5वां पॉइंट है, इस 5वें पॉइंट से यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। 5वां पॉइंट है विद्यार्थी मित्रों, कृषि क्षेत्र। हमने अभी तक के 4 पॉइंट देखे, रेलवे, सड़क परिवहन, बैंक, सामाजिक ढांचा। आज हम 5वां पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र। तो ब्रिटिश शासनकाल दौरान भारतीय किसानों के पास से ऊंची दर से जमीन महसूल, मतलब जिसे लगान के नाम से जाना जाता है, जमींदारी प्रथा को प्रोत्साहन, जोत हक को सुरक्षा प्रदान करना इत्यादि देखने को मिलता है। अब इसमें तकलीफ कहाँ हुई कि ब्रिटिश शासन दौरान जो भारतीय किसान थे, उनके पास से क्या हुआ, ऊंची मतलब अत्यधिक जमीन महसूल लगान वसूल करना, जमींदारी प्रथा का प्रोत्साहन देना और जोत हक को सुरक्षा ना प्रदान करना। क्या करना? जोत हक का सुरक्षा जो है वह ना प्रदान करना, मतलब जो व्यक्ति जिस जमीन में खेती कर रहा है वह जमीन उसकी नहीं है, उसे खाली उसके अंदर मजदूर बन के ही काम करना है। तो वह व्यक्ति कितने दिन तक अच्छी तरह से काम करेगा अथवा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये सारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता था। किसानों का अत्यधिक शोषण देखने को मिलता था और जिससे भारतीय किसान गरीब हो गए और कुछ तो कृषक मजदूर बन गए। मतलब जो कृषक मतलब किसान थे, जिनके पास जमीन थी, अपने ही खेत में मालिक हुआ करते थे, लेकिन आज वो मजदूर बनकर उसी खेत में काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो जोत हक खत्म कर दिया गया और जमींदारी प्रथा शुरू कर दी गई, अधिक से अधिक कृषि ऋण लिया जाने लगा, तो गरीब किसान बेचारा गरीब का गरीब और बनते चला गया। कृषि का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करना, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। अंततः ब्रिटिश शासन में कृषि एवं किसान क्या हो गए? कंगाल होते चले गए। इसलिए किसानों का जो रस है वह धीरे धीरे क्या हुआ? कम हो गया। और ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति के बाद कपड़े के उद्योग में नील का उपयोग बढ़ा, कपड़े उद्योग औद्योगिक क्रांति के बाद नील का उपयोग बढ़ा। ब्रिटिश सरकार ने नील के उत्पादन एवं उसके निर्यात में वृद्धि हो, ऐसा प्रयास किया। भारतीय किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे और उस नील को वह खुद सस्ते दामों पर खरीदते थे। तो नील का उत्पादन करने वाले किसानों को बुआई हेतु ऋण भी नहीं दिया जाता था। मैंने कल के वीडियो में भी आपको समझाया था कि अगर किसान को खेती करनी है तो खेती करने के लिए विद्यार्थी मित्रों सबसे पहले पैसे की जरूरत पड़ती है, लागत की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद फसल का उत्पादन होता है। तो गरीब किसानों को पहले ऋण नहीं मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए कृषि उत्पादकता जो है वह नहीं हो पाती थी और सस्ते दामों पर जो ब्रिटिश सरकार है उसे खरीदती थी, और जिस कारण से ऋण का भुगतान ना कर पाने के कारण या अच्छी फसल का उत्पादन ना कर पाने के कारण किसान की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय देखने को मिलती थी। अब हम अगले पॉइंट की चर्चा करेंगे विद्यार्थी मित्रों। 6वां पॉइंट है महसूल की दर। अब महसूल की दर की अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न राजाओं के पास से महसूल वसूल करने की क्या की? सत्ता प्राप्त कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? जो राजा लोग थे उन राजाओं के पास से महसूल वसूल करने की सत्ता अपने पास ले ली। अब वो क्या करें? कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जमीन मालिकों के पास से ऊंची दर से महसूल वसूल करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया और जमींदारों के पास था। ठीक है। अब जमींदार लोग क्या करेंगे? किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे, परेशान करेंगे, क्योंकि उनके पास क्या है? लाइसेंस है। क्या? किस चीज़ का लाइसेंस? महसूल वसूल करने का। ठीक है, और देना ही पड़ेगा। अब इसमें देखने को क्या मिलेगा कि
अगर ब्रिटिश सरकार ने 100 रुपया कर लगाया है, कितना लगाया है? 100 रुपया। तो सरकार ने 100 रुपया लगाया है तो राजा इसको 200 रुपया लगाएगा, जमींदार इसको क्या करेगा? 300 रुपया कर देगा। अब किसान को तो कर कितना भरना है? 300। सरकार के पास पहुंचा कितना? 100। सरकार को तो यही लग रहा है कि हमने कर कम लगाया है, लेकिन इसको तो ये अतिरिक्त देना पड़ रहा है, ये सरकार को पता नहीं है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो नीति बनी, महसूल करने की जो नीति बनी, वह बहुत ही कैसे ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों की कृषि की आय का आधा हिस्सा जितना ऊंची दर से महसूल वसूल करने की नीति बनाई गई। आधा से ज़्यादा हिस्सा, देखिए आधा से ऊंची ज़्यादा हिस्सा। इसके उपरांत महसूल वसूल करने में ब्रिटिश सरकार जुल्मी साबित हुई, कृषकों को दंडित करती, जो कर ना भरता संपत्ति जब्त कर लेती, अथवा जुताई के लिए दी गई जमीन वापस ले लेती। अब जब संपत्ति जब्त हो जाएगी, जमीन वापस हो जाएगी, तो वह गरीब किसान बेचारा क्या खाएगा, कैसे रहेगा, कैसे जिएगा, ये सारी परिस्थिति यहाँ पर देखने को मिली। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, भारतीय किसान जो कृषक हैं वह कर्जदार हो गए और उनकी स्थिति जो है वह बहुत ज़्यादा दयनीय परिस्थिति में देखने को मिली। अब विद्यार्थी मित्रों, हम 7वें पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं, कर की ऊंची दर। तो ब्रिटिश शासन दौरान कर की आय से संबंध में ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान कर की आय के संबंध में दादा भाई नौरोजी की एक गणना के अनुसार 1876 में ऊंची आय वाले ब्रिटेन में, कहाँ पे? ब्रिटेन में, भारत की बात नहीं हो रही, ब्रिटेन में, ठीक है, जो कर भरने वाले थे, कौन? ऊंची आय वाले, मात्र राष्ट्रीय आय का 8% था। कितना प्रतिशत था? 8%। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारतीय लोगों पर जुल्म हुआ, अगर हम खाली नमक का उदाहरण लें तो आपको याद आएगा कि गांधी बापू ने नमक पे जो आंदोलन दांडी कूच किया था, सविनय नमक सत्याग्रह शुरू किया था, क्यों किया था? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि नमक पर लगाया गया जो कर था, भारत में नमक समुद्र के किनारे, रण प्रदेश के किनारे आसानी से प्राप्त होता है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड से जहाज़ों के द्वारा नमक भारत में लाती थी और भारत में बेचती थी, जबकि भारत में प्राप्त होने वाले नमक पर ऊंची दर से कर लिया जाता था, और जिससे ब्रिटिश शासन को कर द्वारा आय प्राप्त होती थी, और दूसरी तरफ भारतीय नमक महंगा होने से विक्रय कम होता था, क्योंकि नमक हम महंगा क्यों खरीदें, हमें नमक सस्ता मिल रहा है तो हम उसे खरीदेंगे। इसलिए ब्रिटेन सरकार को क्या होता था? लाभ होता था। और ये सब देखते हुए गांधी जी ने क्या किया? दांडी कूच करके सविनय नमक का सत्याग्रह किया था। विद्यार्थी मित्रों, अब हम 8वां पॉइंट देखेंगे, चुंगी की विविध दरें। आयात निर्यात होने वाली वस्तुओं पर जो कर लिया जाता था उसे चुंगी कहते हैं। आयात निर्यात होने वाली वस्तुओं पर जो कर लिया जाता था उसे क्या कहते हैं? चुंगी कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आप देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह के पास से 1716 में मंजूरी प्राप्त कर पूरे प्रदेश में चुंगी में माफी प्राप्त कर ली, और इसके विपरीत भारतीय व्यापारियों को विविध प्रदेशों में चुंगी भरनी पड़ती थी। फिर से देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह के पास से 1716 में क्या किया? मंजूरी प्राप्त किया। क्या मंजूरी प्राप्त किया? कि पूरे प्रदेश में चुंगी माफ होनी चाहिए, जो कर है वो माफ होना चाहिए। लेकिन भारत के अंदर वही सरकार ने क्या किया? व्यापारियों के विविध प्रदेशों में चुंगी भरनी पड़ती थी। जहाँ जहाँ वो व्यापार करने जाते थे उन्हें क्या करना पड़ता था? चुंगी भरना पड़ता था। भारत के सूती कपड़े के निर्यात में 15%, कितना प्रतिशत विद्यार्थी मित्रों? 15%, और जबकि खुद के मात्र 2.5% ही भरनी पड़ती थी। भारतीय व्यापारियों को 15% भरना है और
ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश सरकार, उसे कितना भरना है? सिर्फ 2.5% ही भरना है। इस भेदभाव युक्त जकात नीति से भारत के सूती कपड़े के उद्योग को बर्बाद कर दिया और इस प्रकार की नीति से समस्त भारतीय उद्योगों की अवनति मतलब दुर्गति देखने को मिली। आज के इस वीडियो में विद्यार्थी मित्रों बस इतना ही। हमने आज के इस वीडियो में कृषि महसूल की दर, कर की ऊंची दरें, चुंगी की विविध दरें पॉइंट देखे हैं। अब अगले वीडियो में हम औद्योगिक नीति से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।